Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 2। अब ये टेस्ट नंबर 2 किसका है? NCERT 11th साइकोलॉजी की बुक का प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां से आप पहला टेस्ट देख सकते हो। इसका 116 दिन आपके पास शेष है। महत्वपूर्ण प्रश्न, विशेष प्रश्न, एकदम नए प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में पछताओगे नहीं तो वही बात होगी ये तो कि अगर आपने आज नहीं पढ़ा तो बाद में पछताओगे। तो साथियों, जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। 15 प्रश्न है, 15 ही अच्छे शानदार प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों आपका, एक एक प्रश्न का अच्छे से सोच समझकर जवाब देना है। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अनुसार महान गणितज्ञ A रामानुज व महान संगीताचार्य उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने जीवन में किस आवश्यकता की पूर्ति कर ली थी? सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता और प्रेम की आवश्यकता। तो साथियों देखो, अब्राहम मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है उसमें मानव जीवन की 5 आवश्यकताओं के बारे में बताया है। तो यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं इन्होंने, महान गणितज्ञ A रामानुज और महान संगीताचार्य उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इन्होंने मित्रों देखिए आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो कि अंतिम आवश्यकता बताई गई है मैस्लो के द्वारा, इसकी पूर्ति अपने जीवन में कर ली थी। मतलब ये एक सोचने वाली बात है, व्यवहारिक प्रश्न है साथियों। ये विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझ करके जवाब दें। संवेग व्यक्त होते हैं वाचिक माध्यम से, अवाचिक माध्यम से, केवल वाचिक माध्यम से और केवल अवाचिक माध्यम से। ये 4 बिंदु है। अब आपको ऑप्शन देखना है साथियों। ऑप्शन पहला है कथन 1, 2 व 3 सत्य है, कथन 2 व 3 सत्य है, तीसरा है कथन 1, 2, 3, 4 सत्य है और चौथा है केवल कथन 1 व 2 सत्य है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए प्रश्न संख्या 2 में। मित्रों जो संवेग है हमारे वो वाचिक माध्यम से भी व्यक्त होते हैं और अवाचिक, मतलब कुछ संवेगों को हम बोल करके व्यक्त कर देते हैं और कुछ संवेगों को हम बिना बोले भी व्यक्त कर देते हैं। मतलब पहला और दूसरा जो बिंदु है वो बिल्कुल सही है, बाकी केवल वाचिक ही नहीं है और केवल अवाचिक ही नहीं है। तो तीसरा चौथा जहाँ पर है वो गलत हो जाएंगे। तो तीसरा इसमें है तो ये गलत, यहाँ पर भी 3 है ये भी गलत, 3, 4 आ रहा है तो ये भी गलत। केवल कथन 1 व 2 ही सत्य है कि संवेग वाचिक माध्यम से और अवाचिक माध्यम से व्यक्त होते हैं। तो अतः इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 2 में। ये भी क्लियर हो गया होगा सभी लोगों के। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 को। आपके तीसरा क्वेश्चन है, मूल संवेगों में सम्मिलित है हर्ष और क्रोध, दुख और आश्चर्य, भय और उपरोक्त सभी। तो मूल संवेगों में दिए गए विकल्पों में कौन से संवेग सम्मिलित है? मित्रों देखिए, मूल संवेगों का मतलब होता है वह संवेग जो जन्म से ही होते हैं। ठीक है, जन्म से ही, वंशानुक्रम, मतलब एक तरह से यूँ कह सकते हो आप। तो ये सभी चीज़ें जन्म से ही साथ में आती है साथियों, इसलिए उपरोक्त सभी सही रहेगा। मूल संवेगों में ये सभी चीज़ें आ जाती है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न 3 में। प्रश्न संख्या 4, अब्राहम मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को किस क्रम में व्यवस्थित किया? आरोही, अवरोही, तुलनात्मक और सभी। तो मित्रों अब्राहम मैस्लो का एक और क्वेश्चन हमने डाला था प्रश्न संख्या 1। अब प्रश्न संख्या 4 भी अब्राहम मैस्लो से ही संबंधित है। अब इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है मानव आवश्यकताओं के संबंध में, तो इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकता बताई है जिसको एक पिरामिड के रूप में बताया है। किसके रूप में? पिरामिड के रूप में। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता,
फिर प्रेम की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता और अंत में आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो साथियों इन्होंने आरोही क्रम में बताया है। किस क्रम में? आरोही, बढ़ते हुए क्रम में। तो मित्रों आरोही क्रम आपका सही रहेगा यहाँ प्रश्न 4 में। और आरोही क्रम मतलब कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर 1। सभी के समझ में आ रहे होंगे प्रश्न? कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन सही होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। प्रश्न नंबर 5, अभिप्रेरणा के प्रकार है जैविक, मनोसामाजिक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों अभिप्रेरणा 2 प्रकार की मानी गई है, बुक के अनुसार बता रहा हूं। पहली इन्होंने बताई है जैविक और दूसरी बताई है मनोसामाजिक। तो ये दोनों प्रकार अभिप्रेरणा के हैं, मतलब आपका जो तीसरा विकल्प है यहाँ प्रश्न 5 में वो ही सही आंसर रहेगा। ये क्लियर हुआ सभी के? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, छठा क्वेश्चन है निषेधात्मक संवेग में कौन सम्मिलित नहीं होगा? भय, हर्ष, क्रोध, विरुचि। तो साथियों निषेधात्मक संवेग का मतलब होता है वह संवेग जो उत्पन्न होने के साथ साथ या तो आपको स्वयं को वो हानि पहुंचाएंगे या किसी दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। तो ऐसे संवेग होते हैं निषेधात्मक, मतलब जो एक तरह से हमको पसंद नहीं होते हैं। तो उसमें भय, क्रोध, विरुचि ये निषेधात्मक संवेग है। लेकिन हर्ष साथियों विध्यात्मक संवेग में आ जाता है। जैसे प्रसन्नता है, हर्ष है, खुशी है, ये सभी चीज़ें जो आपको मतलब आप सोचते हो कि यार ये चीज़ें हो, तो वो फिर विध्यात्मक संवेगों में आ जाते हैं। तो मित्रों हर्ष यहाँ पर निषेधात्मक संवेग नहीं है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न 6 में। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, शेक्टर तथा सिंगर के संवेगों के सिद्धांत में संवेगों के कितने अवयव बताए हैं? 4, 3, 2 और 5। तो मित्रों शेक्टर ने और सिंगर ने संवेगों का द्विकारक सिद्धांत दिया है। कौन सा? द्विकारक सिद्धांत शेक्टर ने और सिंगर ने दिया है संवेगों के संबंध में। तो उस द्विकारक में इन्होंने संवेगों के 2 अवयव बताए हैं। कितने अवयव बताए हैं? 2। विकल्प नंबर 3 है, एक तो है शरीर क्रियात्मक अवयव, ठीक है, शरीर क्रियात्मक, और एक है संज्ञानात्मक। तो साथियों तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 7 में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे, जेम्स लेंगे सिद्धांत कैनन बार्ड जैसे सिद्धांत संबंधित है अधिगम से, अभिप्रेरणा से, बाल विकास से और संवेग से। साथियों जेम्स लेंगे ने, कैनन बार्ड ने, ये संवेग से संबंधित सिद्धांत है। ये कैनन बार्ड का सिद्धांत, जेम्स लेंगे का सिद्धांत, ये ऐसे सिद्धांत किसके हैं? संवेग के। और इसके पहले हमने जो प्रश्न नंबर 7 देखा था कि इसमें शेक्टर और सिंगर का संवेगों का द्विकारक सिद्धांत, ये भी किससे संबंधित था? संवेगों से ही संबंधित था साथियों। तो विकल्प नंबर 4 आपका यहां सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ईमानदारी से आपको बता के जाना है साथियों। कोई व्यक्ति किसी लड़की से शादी करना चाहता है किंतु लड़की उसके माता पिता को पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन सा द्वंद्व उत्पन्न होगा? उपागम उपागम, परिहार परिहार, उपागम परिहार और उपरोक्त सभी। तो मित्रों देखिए द्वंद्व के ये 3 प्रकार है, उपागम उपागम, परिहार परिहार और उपागम द्वंद्व। अब उपागम में क्या होता है कि 2 स्थितियां होती है, आप दोनों को चाहते हो कि मैं दोनों प्राप्त कर लूं, लेकिन आपको कोई एक का ही चयन करना पड़े तो वो उपागम। परिहार में भी 2 स्थितियां होती है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको एक को चुनना पड़े तो वो फिर परिहार। उपागम परिहार में भी 2 स्थितियां होती है, जिसमें आपको एक अगर आप चाहते हो तो फिर आपको जो दूसरी है वो परेशानी खड़ी करती है, दूसरी को अगर चाहते हो तो जो पहली है वो परेशानी खड़ी करती है। तो यहाँ पर ऐसा ही तो हो रहा है कि लड़की से तो आप शादी करना चाहते हो, ये तो आप चाहते हो कि आप ठीक है, ये तो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन आपके माता पिता को वो लड़की पसंद नहीं है। तो फिर वहाँ पर ये जो दूसरी स्थिति है कि भाई माता पिता को लड़की पसंद नहीं है, तो फिर शादी में दिक्कत आ रही है वो, तो इसको कहा जाएगा उपागम परिहार अंतर्द्वंद। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा साथियों प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार भाषा विकास
शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है? चोम्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव। मित्रों राइट आंसर बताना है 10वें क्वेश्चन का। क्या राइट आंसर रहेगा, बताइए राइट आंसर। देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वो कौन सा विद्वान है जो कहता है कि भाषा विकास जो होता है वो शारीरिक परिपक्वता की तरह है। अगर उपयुक्त देखभाल, उपयुक्त वातावरण बच्चे को मिल जाए तो अपने आप बच्चे में भाषाई विकास हो जाएगा। ये मानना है चोम्स्की का, नोम चोम्स्की का आपने नाम सुन रखा होगा। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार हम भाषा को उसी प्रकार से सीखते हैं जैसे कि पशु कुंजी पर चोंच मारना या छड़ दबाना सीखते हैं? चोम्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव। तो साथियों पहला जो क्वेश्चन था उसमें तो क्या हो रहा था कि भाई भाषा परिपक्वता की तरह है, उचित देखभाल करोगे तो भाषा बालक अपने आप सीखेगा, ये तो चोम्स्की ने कहा था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि हम भाषा को उसी प्रकार सीखते हैं जैसे कि पशु कुंजी पर चोंच मारता है या छड़ दबाता है। तो ये तो व्यवहारवादी जो है उनकी बात हो गई। और व्यवहारवादी में भी स्किनर कौन है साथियों? ये विकथन कहने वाला स्किनर है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, विस्तारण, मौलिकता, लचीलापन, चिंतन प्रवाह जैसी विशेषता है अपसारी चिंतन की, अभिसारी चिंतन की, सृजनात्मकता की और सभी। तो मित्रों विस्तारण, मौलिकता, लचीलापन, चिंतन प्रवाह, ये तो नॉर्मल सी सभी को पता लग रहा होगा। लेकिन आप विकल्पों को देखिए, आपका प्रथम विकल्प सही है और आपका तीसरा विकल्प भी सही है। क्यों? क्योंकि अपसारी चिंतन ही क्या है? सृजनात्मक है साथियों। तो अपसारी चिंतन भी आप कह सकते हो, ये अपसारी चिंतन की भी विशेषता है और ये सृजनात्मकता की भी विशेषता है। तो मित्रों प्रथम विकल्प भी सही है और तृतीय विकल्प भी सही है प्रश्न 12 में। प्रश्न नंबर 13वें क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। तर्कना का वह प्रकार जो एक अभिग्रह या पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है उसे कहते हैं आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, दोनों और कोई नहीं। तो मित्रों तर्कना का वह प्रकार जो अभिग्रह है या पूर्व धारणा से प्रारंभ, मतलब जो आपने पहले सोच रखा है, जो आपकी पहले किसी भी चीज के प्रति थिंकिंग है, अगर आप वैसा ही कार्य करते हो तो उसको कहेंगे निगमनात्मक तर्कना। क्या कहेंगे? निगमनात्मक तर्कना। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न 13 में। और आज का सेकंड लास्ट मतलब 14वां क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन बचेगा प्रश्न 15। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो मैं वापस कह रहा हूँ लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। प्रश्न नंबर 14 है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखें। निष्पादन है व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार, अनुमान पर आधारित प्रक्रिया, व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो मित्रों व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन तो अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम। और अधिगम और निष्पादन दोनों तो क्या भिन्न भिन्न चीजें हैं। अधिगम अलग है और निष्पादन अलग है। यह अनुमान पर आधारित प्रक्रिया भी नहीं है साथियों, बल्कि ये व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार है निष्पादन। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 14 में। और आज का अंतिम और प्रश्न 15। लेकिन इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है टीचिंग मेथड का, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। टेस्ट नंबर 3 होगा वो। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, कोई भी अनुक्रिया हो सकती है जो एक प्राणी द्वारा स्वेच्छा से प्रकट की जाती है कहलाती है। मतलब यार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्राचीन, नैमित्तिक, क्रिया प्रसूत और संज्ञानात्मक। तो मित्रों कोई भी अनुक्रिया जो नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत हो सकती है जो एक प्राणी द्वारा स्वेच्छा से प्रकट की जाती है। मतलब आपके नैमित्तिक भी सही है और क्रिया प्रसूत भी सही है, क्योंकि क्रिया प्रसूत सिद्धांत को नैमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। अब इसको नैमित्तिक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उसमें प्राणी स्वेच्छा से इच्छा प्रकट करता है, उसकी जो क्रिया है वो प्राणी की स्वेच्छा से होती है साथियों। इसलिए दूसरा और तीसरा विकल्प दोनों ही सही है। तो आज के ये 15 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।